वेलकम बच्चों। आज की वीडियो में हम करेंगे अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध 4 क्लास 8। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे और थर्ड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं प्रश्न उत्तर उनको करेंगे। एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप कुछ सोचिए ज़रा, भोजन कहाँ से आता है? किसान जो फसल उगाता है कौन सी कृषि पद्धतियाँ अपनाता है? कभी लगाए धान तो कभी गेहूं चना उगाता है, कभी डाले खाद उर्वरक तो कभी खरपतवार हटाता है। तो क्या आपने बच्चों इन सब के बारे में कभी सोचा है? आपने कभी किसान को खेत में काम करते हुए देखा है? वो कौन कौन से औजार यूज़ करते हैं, कौन से औजारों का यूज़ करके वो फसलों का उत्पादन करते हैं, फिर उस फसल का होता क्या है? इतनी सारी फसल अकेला किसान तो सारा यूज़ नहीं कर सकता, उसका क्या करते हैं, ठीक है, खाद क्यों डालते हैं, क्यों वो बार बार खेतों में जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम इस अध्याय में जानेंगे जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो बच्चों, ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गई। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। तो ऐसे औजार जो खेत में काम आते हैं, ऐसे औजार जो है उनके चाचा के पास भी थे। हो सकता है आपने भी ऐसे औजारों को ज़रूर देखा हो। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो इसमें जो बूझो है उसको जिज्ञासा हुई कि जो ये औजार हैं इनका उपयोग कैसे और कहाँ किया जाता होगा। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हाँ, पौधे अपना भोजन तो स्वयं बना सकते हैं। आपने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में पढ़ा है, जिससे पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जीव जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, यानी हम जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, सब बच्चों को पता है। परंतु हम भोजन ग्रहण करते ही क्यों हैं? पॉइंट ये तो है ही कि हमारा स्रोत क्या है, साथ में बात ये भी है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है। तो ये भी आप बच्चे सब पहले पढ़ चुके हो कि हमें अपने दिनचर्या के जो कार्य हैं उनको करने के लिए ऊर्जा चाहिए। सभी सजीव भोजन से क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा। और वो ऊर्जा से हम अपने जैविक प्रक्रम, जैसे पाचन हम करते हैं, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, जो भी हमारे दिनचर्या के काम हैं वो सभी ऊर्जा के कारण ही हो पाते हैं। और ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा के लिए भोजन चाहिए। हम अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। अतः हमें अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है किसान। किसान है जो देश के सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। और किसके द्वारा? कृषि के द्वारा, ठीक है, फसल उत्पादन के द्वारा। अब भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादित करना आवश्यक है। आपको पता है हमारा देश एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और इतनी जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। वितरण यानी एक दूसरे तक जो है भोजन का पहुंचना वो आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश में सभी लोग किसान तो हैं नहीं, इसलिए जो फसल उत्पादन नहीं करते उन तक भी भोजन का पहुंचना, वितरण होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कृषि पद्धतियों के बारे में। तो अब हमें पता चल गया कि भोजन कहाँ से आता है और हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। अब बात करेंगे किस कृषि पद्धतियाँ, यानी किसान जो भोजन उगाता है, फसल उगाता है, उसमें किस तरह से क्या क्या पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। घुमंतु क्या होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया।
कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। यानी मनुष्य ने धीरे धीरे चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन शुरू किया और इसी तरह से कृषि का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल। गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हो, ये सारी फसल जो है किसकी है, गेहूं की है, क्योंकि यहाँ पर सारे जो पौधे हैं वो किसके हैं, गेहूं के हैं, इसीलिए इसको बोला जाएगा गेहूं की फसल। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब हमने जो शुरू में बात की थी कि कभी तो धान लगाते हैं, कभी गेहूं, चना उगाया जाता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जो मौसम है उसके अनुसार ही पौधे उगाए जाते हैं और उसी के आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं कि कब कौन सी फसल उगाई जाएगी। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। आप सबको पता है कि हमारा देश जो है वो विविधताओं का देश है। एक तरफ यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इसी प्रकार यहाँ पर ताप और वर्षा जैसी जो जलवायु परिस्थितियाँ हैं वो भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग हैं और देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है और वे किस प्रकार हैं। पहली फसल है खरीफ फसल। खरीफ फसल कौन सी होंगी, वे फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी ऐसी फसलें जिनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ऐसी फसलों को हम खरीफ फसल कहेंगे। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। तो इसके उदाहरण आप ले सकते हो, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब फसलें कैसी हैं, खरीफ फसलें हैं। यानी जब बारिश का मौसम होगा तो जो फसलें उगाई जाएंगी वो खरीफ फसल कहलाएंगी। नेक्स्ट सेकंड टाइप के जो फसल है वो है रबी फसल। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं, रबी फसल कहलाती हैं, यानी जिनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी ये सभी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। इसके अलावा जो फल हैं, अलग अलग तरह की सब्जियां हैं, वो भी फसल के अंतर्गत ही आती हैं। 1.2 आधारित फसल पद्धतियाँ। अब बात करते हैं कि धान को, हमने पढ़ा अभी, धान को वर्षा ऋतु में ही उगाया जा सकता है। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, यानी अनेक तरह के कार्य हैं जो फसल उत्पादन के दौरान करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए भी करते हो। सभी के घर में कोई ना कोई किसी न किसी तरह के पौधे अवश्य लगे होते हैं और आपको पता है कि आप उनको अच्छे से अच्छा ग्रो करने के लिए, उनकी पैदावार अच्छी करने के लिए अलग अलग तरह के क्रियाकलाप करते हैं। उनको जो है अच्छी तरह से खाद या उर्वरक डालना पड़ता है, समय पे पानी देना पड़ता है। तो इस तरह के जो क्रियाकलाप होते हैं जिससे कि फसल उत्पादन बढ़े, ऐसी पद्धतियाँ कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। ये जो क्रियाकलाप हैं ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। उसमें पहला जो क्रियाकलाप है वो है मिट्टी तैयार करना, सेकंड है बुआई। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिट्टी तैयार करना यानी मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लेना उत्पादन से पहले, फिर उसमें बुआई की जाती है, खाद और उर्वरक डाला जाता है, सिंचाई यानी पानी देना, उसमें जो पौधे आवश्यक नहीं हैं यानी खरपतवार, उससे उसकी सुरक्षा की जाती है। जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो कटाई की जाती और कटाई करने के बाद
जो दाने हैं, जो बीज मिले हैं, जो फसल मिली है, उसका क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे मिट्टी तैयार करना। क्या अर्थ है मिट्टी तैयार करने का? फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना ये प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। देखो बच्चों, जब एक फसल को काट लिया जाता है, उसके बाद जो मिट्टी है वो बहुत ही सख्त हो जाती है, जिसके कारण उसमें नया बीज बोना आसान नहीं है। इसीलिए उससे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी को तैयार करने में मिट्टी को पलटना यानी मिट्टी को काटना, इसको हम कह सकते हैं, और इसको पोला बनाना। पोला बनाना यानी उसको बिल्कुल लूज सैंड कर लेना, ठीक है, उसको लूज कर लेना, ताकि पौधे जो है उनकी जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकें। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं, ठीक है। पोली मिट्टी में किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक हैं, ये हम पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि जो पोली मिट्टी होती है यानी लूज सैंड जो होती है, उसमें मिट्टी में जो है हमारे जो फसल के मित्र होते हैं, केंचुए और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, जो कि उत्पादन की वृद्धि करने में सहायता करते हैं। यह जीव किसानों के क्या हैं, मित्र हैं, क्योंकि ये मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना या पोला करना क्यों आवश्यक है? तो यही हम पढ़ चुके हैं कि मिट्टी को पलटना पोला करना आवश्यक इसलिए है ताकि जो हम नया बीज बोएंगे उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे गहराई तक जा सकें और जो उत्पादन है उसकी वृद्धि हो सके। साथ ही साथ जो किसानों के मित्र सूक्ष्म जीव हैं वो मिट्टी को पोला करने से उनमें अच्छी तरह से जो है श्वसन हो जाता है और वो उससे उत्पादन में भी वृद्धि होती है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी के में खनिज, जलवायु और कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रिया में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निरुक्त हो जाते हैं और यह पोषक पौधों द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ जो है वो कहाँ आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, जो कि नीचे जा चुके होते हैं। और इससे क्या होता है, जो पौधे हैं वो इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए मिट्टी को उलटना पलटना पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर हम मिट्टी को पोला नहीं करते हैं, उलटते पलटते नहीं हैं, लूज नहीं करते हैं, तो इतनी सख्त मिट्टी में बीज बोना वो जो है इतना आसान नहीं है और ना ही उसमें फसल उत्पादन अच्छे से होगा। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया है वो जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर किया जाता है। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। आपने हल देखा भी होगा। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यानी अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी है, सख्त है, तो उसे पहले पानी देकर उसको नरम किया जाता है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। पाटल यानी एक भारी चीज़ होती है जो खेत है उसके अंदर जो है चला दिया जाता है और जो बड़े बड़े ढेले हैं मिट्टी के वो टूट जाते हैं। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक हो जाता है और यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, पाटल के द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, इसको हम पाटल कहते हैं। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे क्या होता है, जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। खाद देने से क्या होता है कि उसमें जो पोषक तत्व हैं वो बढ़ जाते हैं। कृषि औजार, अच्छी उपज की बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है और यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। यानी जो जुताई की जाती है उसके लिए औजार जो है उनकी आवश्यकता होती है। औजार में हम हल, कुदाली और कल्टीवेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हल है वो क्या होता है, हल हमारा कुछ इस तरह का आपने देखा होगा। ये क्या है, हल कहलाता है। इसमें इस तरह से पहले पशुओं के द्वारा इसको चलाया जाता था। इसमें यहाँ पर फाल लगी होती है, ये हल शैफ्ट है और ये जो जोत है जिसको
ऐसे पशुओं की गर्दन पर रख दिया जाता था और पशु इसके द्वारा जो हल है उसको खींचते और जो मिट्टी है वो उखड़ जाती, जिसके कारण ये इसको पोला या बुरबुरा किया जा सकता है। हल। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट आदि की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे हम क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। ऐसे तिकोनी पत्ती होती है जो कि यहाँ से ये मिट्टी को उखाड़ देती है। और हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी से बना होता है जिसे हम हल शैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे की हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुदाली के बारे में। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ लगी होती है और जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है और इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ये भी एक तरह से कुछ हल की तरह ही है। इसमें एक इस तरह की प्लेट लगी होती है, यहाँ से इसको पशुओं की गर्दन पर रखकर इसको चलाया जाता है और इस तरह से इसको पकड़ लिया जाता है यहाँ से। और ये जो मुड़ी प्लेट है ये मिट्टी को फाड़ती है, इससे खरपतवार को भी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट जो औजार है वो है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। आजकल जो मिट्टी को पोला करने के लिए यूज़ किया जाता है वो कल्टीवेटर है और इससे बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जो बड़ा खेत है उसको जोता जा सकता है और इससे समय की भी बचत होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली जो पद्धति है कृषि पद्धति 1.4 बुआई। बुआई क्या है? बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अब अच्छी गुणवत्ता वाले बीज यानी अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। आपने ये कहावत सुनी है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी जैसे बीज होंगे वैसी ही फसल भी होगी। तो अगर फसल अच्छी चाहिए तो बीज भी अच्छे होने चाहिए और अगर बीज अच्छे नहीं होंगे तो फसल भी अच्छी नहीं मिलेगी। तो बीजों का चयन कैसे किया जाए? एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। ये क्रियाकलाप आप घर पर भी करके देख सकते हो। एक बीकर लेकर उसे पानी से आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति उसको हिलाइए और कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण क्या होता है, हल्के होते हैं, यानी वो जल पर तैरने लगते हैं। यानी इस क्रियाकलाप से क्या पता लगता है कि जो बीज स्वस्थ होते हैं, अच्छे होते हैं, वो भारी होते हैं और वो नीचे बैठ जाएंगे। जो बीज खराब हो चुके हैं, खोखले हो चुके हैं, अच्छे नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं, वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। उनको हम क्षतिग्रस्त बीज कहेंगे। तो इसलिए बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। यानी बुआई के लिए औजार चाहिए और बीज चाहिए। बीज के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि स्वस्थ बीज जो है हम किस प्रकार से छांट सकते हैं। अब हम औजारों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार के होते हैं। कीप के आकार के औजार हैं, अभी हम दिखाएंगे आपको। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं और ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से परंपरागत औजार के बारे में आप देख सकते हो। इसमें यहाँ पर एक कीप के आकार की जो है इस तरह से दिखाया गया है और इसके साथ ये पाइप लगी हुई हैं और इससे ये जो है नीचे मिट्टी में जाके मिल जाती हैं।
यहाँ पर जब हम बीज डालते हैं तो इन पाइपों से गुजरते हुए बीज जो है नीचे की तरफ जाते हैं। तो हम अच्छी प्रकार से थोड़े थोड़े बीज करके डालते हैं ताकि बीज जो है उनकी बुआई अच्छे से हो सके। और इस तरह के परंपरागत औजार से बीजों को एक लाइन में आसानी से बोया जा सकता है। नेक्स्ट जो औजार है वो है सीड ड्रिल। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, ये कुछ इस तरह का होता है और इसके अंदर इस तरह से कई सारी जो है कुदालियाँ लगी होती हैं और इससे बहुत कम समय में ज़्यादा बीज जो है वो बोए जा सकते हैं। इस औजार का नाम है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करना है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए, यानी अगर बीज मिट्टी से ऊपर बहुत कम दूरी पर रहेगा, गहराई पर नहीं होगा, तो पक्षी उसको आसानी से उठा सकते हैं। इससे पक्षियों द्वारा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है, यानी बीज जो है बोने के बाद उसको मिट्टी से ढका हुआ होना चाहिए ताकि पक्षी जो है उससे उनको नुकसान ना पहुंचा सकें। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है, यानी मेहनत भी कम लगती है। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है। पौधशाला यानी नर्सरी। सब बच्चों को नर्सरी के बारे में पता है। मैंने देखा है कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं और वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो कि जो पौधे हैं वो छोटे छोटे थैलों में रखे हुए हैं। आप सब जानते हैं इसके बारे में, ऐसे पौधे नर्सरी में रखे हुए होते हैं। तो ऐसे क्यों होता है, क्यों पौधों को ऐसे नर्सरी में उगाकर रखा जाता है? तो धान जैसे कुछ पौधे, उनके बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर दिया जाता है। कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। तो जैसे आपने पता है कि चावल की खेती कैसे की जाती है कि पहले धान को जो है नर्सरी में उगाया जाता है, फिर उनको वहाँ से हटाकर खेत में लगा दिया जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो। तो इस तरह से कुछ पौधे पहले पौध बनाकर उगाए जाते हैं और फिर उनको लगाया जाता है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों की आवश्यक दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सब बच्चों को पता है कि अगर आप बहुत सारे बीज एक जगह पर डाल दोगे तो क्या होगा, वो पौधे जो है वो अच्छी तरह से उनका उत्पादन नहीं हो पाएगा, वो अच्छी तरह से ग्रो ही नहीं करेंगे। तो उनके बीच में अत्यंत दूरी होना महत्वपूर्ण है। इससे क्या होगा, इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता रहेगा। अगर घनेपन ज़्यादा होगा तो उसके लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। नेक्स्ट कृषि पद्धति हम पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो खाद और उर्वरक के बारे में आप सब बच्चों को पता होगा। जिस प्रकार हमें अपने शरीर की अच्छे से ग्रोथ करने के लिए खाना चाहिए, और खाना कैसा, जिसके अंदर अच्छे से अच्छे पोषक तत्व हैं, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी उपस्थित हों, वही खाना हमारे शरीर के लिए अच्छा है। उसी प्रकार पौधों के को अच्छे से ग्रो करने के लिए, उनका उत्पादन अच्छे से हो, फसल अच्छी हो, उसके लिए पौधों को भी क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। और उनको पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं? उनको पोषक तत्व मिलते हैं मिट्टी से। तो मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए उनको भी क्या चाहिए, खाद और उर्वरक चाहिए। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें क्या कहेंगे, खाद और उर्वरक कहते हैं। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे बहुत कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? तो इसका उत्तर आप दे सकते हो क्यों उगते हैं। जिन पौधों को अच्छे से खनिज पदार्थ मिले होंगे वो पौधे अच्छे हो गए होंगे, जिनको खाद और उर्वरक अच्छी प्रकार से नहीं मिला होगा वो पौधे कमज़ोर रह गए। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, ठीक है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाते रहते हैं। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। तो देखो बच्चों, अगर हम एक खेत में एक ही प्रकार की फसल उगाते रहेंगे तो उस फसल को जो भी पोषक तत्व चाहिए क्या होगा, वो पोषक तत्व कम हो जाएंगे। लगातार फसलों के उगाने से क्या होगा,
कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और इसी क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं और यह प्रक्रम क्या कहलाता है? यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। खाद क्या है? खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। हम पौधे और जंतु सभी कार्बन से बने हुए हैं, इसीलिए पौधे या जंतु अपशिष्ट हैं वो सब अपघटित हो जाते हैं और उनके अपघटन से जो एक जैविक पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम खाद कहते हैं। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डाल देते हैं तथा इनका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ दिया जाता है और कुछ सूक्ष्म जीव द्वारा इनका अपघटन हो जाता है। अपघटित पदार्थ को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हो। आपको पता है वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, यानी केंचुओं द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। अब हम क्रियाकलाप 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। आप इस क्रियाकलाप को घर पर आसानी से करके देख सकते हो। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित करना है। इसमें एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। अब 3 ग्लास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए, इन पर A, B और C जो है निशान लगा लीजिए। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की जो है क्या मिलानी है? खाद मिलानी है। गिलास B में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें यूरिया मिलाइए और गिलास C में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए, ठीक है। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए और इसको क्या करना है? प्रतिदिन पानी देते रहना है। 7 से 10 दिन बाद उनकी वृद्धि को क्या करना है? नोट करना है। तो कुछ इस तरह से हमने ABC लिख के और इस तरह से जो चने हैं नवोद्भिद उनको लगा देना है और उनकी वृद्धि को नोट करना है। उसके बाद आप देखोगे कि क्या जो तीनों गिलास हैं उनमें पौधों में वृद्धि की गति जो है वो एक समान है। आप देखो किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है और किस गिलास में पौधे में वृद्धि सबसे अधिक है। तो आप इसमें यहाँ पर पाओगे कि जिसमें आपने यूरिया मिलाया यानी बी में जो है पौधे की वृद्धि वो अच्छी है, ठीक है। लेकिन जो C है जिसमें कुछ भी नहीं मिलाया उसके अंदर पौधों की वृद्धि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और A में क्या मिलाया था? खाद मिलाया था। तो A में जो पौधे की वृद्धि है वो कुछ ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो उर्वरक है उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है और खाद में पोषक तत्व की मात्रा कम है और इसीलिए पौधों की वृद्धि भी B में अच्छी है, A में उससे कुछ कम अच्छी है और C में बिल्कुल नहीं है क्योंकि उसमें हमने खाद नहीं डाला जिससे पौधों को पोषक तत्व नहीं मिले। अब उर्वरक क्या हैं? उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? एक एग्जाम्पल तो हमने अभी कर लिया कि जो उर्वरक है वो रासायनिक पदार्थ हैं और खाद वो जैविक पदार्थ होते हैं। साथ ही साथ उर्वरक में पोषक तत्व ज़्यादा हैं खाद की तुलना में। उर्वरक का उत्पादन कहाँ किया जाता है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण देखिए, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सभी पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक हैं। इनके उपयोग से किसान को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में भी कमी आई है। यानी जितना ज़्यादा हम उर्वरक का उपयोग करते हैं उतनी ही मिट्टी की जो उर्वरता है उसमें भी कमी आती है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अब ये रासायनिक पदार्थ हैं, इससे जल प्रदूषण भी फैलता है। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। जैविक खाद यानी जो मिट्टी, जो गोबर और जो पौधे हैं, जंतुओं के अपशिष्ट हैं, उनके अपघटित होने से बनती है। अथवा 2 फसलों के बीच में खेत में कुछ समय के लिए बिना उगाए छोड़ देना चाहिए ताकि जो मिट्टी है उसके अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की क्षतिपूर्ति हो जाती है, ठीक है। जो भी कमी आई है वो पूरी हो जाती है।
मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। फसल चक्रण यानी फसल का चक्र। यदि एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतरिक क्रम में उगाकर किया जा सकता है, यानी एक फसल के बाद उसी तरह की दूसरी फसल ना उगाकर कोई और फसल उगाना। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे क्या होगा, इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। ठीक है, किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यानी फसल चक्रण में एक बार अगर फलीदार चारा, फलीदार फसल यानी मटर है, दाल है, इस तरह की फसल उगाई जाए तो क्या होगा, मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति जो है वो पूरी हो जाती है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हो। आपको पता है कि जो फलीदार पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, फलीदार पौधे यानी लेग्यूमिनस प्लांट, उनकी जो ग्रंथिकाएं होती हैं, इस तरह उनके जो जड़ें हैं उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को जो है मिट्टी के अंदर फिक्स कर देता है, स्थिर कर देता है, जिससे जो नाइट्रोजन है उसकी क्षतिपूर्ति पूरी हो जाती है मिट्टी के अंदर, जिससे पौधों का उत्पादन अच्छे से होता है। तो ये आप पढ़ चुके हो इस बारे में। अब हम पढ़ेंगे उर्वरक और खाद में अंतर। तो काफ़ी पॉइंट्स हम कर चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, जबकि खाद कैसा है, कार्बनिक है, और यह प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है, फैक्ट्रियों में, लेकिन खाद खेत में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस जो है वो मिट्टी की सबसे ऊपरी जो परत होती है जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, उसको बोला जाता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस जो है वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। नंबर 4, उर्वरक में पादक पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम वो प्रचुरता में होते हैं, लेकिन खाद में पादक पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। उर्वरक में क्योंकि यह रासायनिक रूप से बना होता है तो इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यही चीज़ें डालकर प्रचुर मात्रा में इसको बनाया जाता है, लेकिन खाद में जो है ये इस तरह के पोषक तत्व वो कम होते हैं, इसलिए किसान जो है वो उर्वरक डालना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। खाद के क्या क्या लाभ हैं ये हम पढ़ लेते हैं। खाद के लाभ क्या हैं, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका कारण क्या है कि इससे मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है उसमें वृद्धि होती है, यानी मिट्टी ज़्यादा समय तक जल को जो है वो उसको क्षमता, उसकी जल धारण करने की क्षमता वो बढ़ जाती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। सरंध्र यानी एक तरह से हम कह सकते हैं मिट्टी पोली हो जाती है, जिसके कारण गैस जो है विनिमय सरलता से होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान वो जो है सरलता से हो पाता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। हम जानते हैं कि कुछ जो सूक्ष्म जीव हैं वो किसानों के क्या हैं, मित्र हैं, जो फसल उत्पादन में सहायक होते हैं। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, यानी मिट्टी जो है वो अच्छी हो जाती है। इस प्रकार इस भाग में हमने पढ़ा कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, किसान कौन सी कृषि पद्धतियाँ अपनाता है, खरीफ फसल, रबी फसल, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो कृषि पद्धतियाँ बच गई हैं और वो कौन सी हैं, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण, इन 4 पद्धतियों के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर योर अटेंशन, स्टे होम एंड स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ।